है, मैं आपको डिमांड एंड सप्लाई बता रहा था। अब डिमांड एंड सप्लाई होती क्या है? देखिए, एक मार्केट का सबसे महत्वपूर्ण अवयव वस्तु और सेवाएं होती है। गुड्स एंड सर्विसेज आर द मेन फैक्टर ऑफ द मार्केट, बट परंतु मार्केट में व्यापार का संचालन मांग और आपूर्ति पर निर्भर करता है। बट द कंटीन्यूअस ट्रेड इन द मार्केट डिपेंड्स ऑन डिमांड एंड सप्लाई। दोनों ही चीजों के बारे में मैंने आपको बताया, ठीक है? जी हां। इसके बाद मैंने बताया डिमांड आखिरकार क्या होती है। किसी वस्तु को क्रय करने की इच्छा शक्ति जब खरीदने की क्षमता के साथ संयोजित की जाती है तभी हम मांग कहलाती है। द विल टू परचेज अ थिंग व्हेन हैविंग कॉन्फिडेंस टू परचेज दैट थिंग इज कॉल्ड अ डिमांड। क्लियर? जी हां, ये डिमांड कहलाती है। तो दो तरीके से एग्जांपल दिया था केस 1 केस। एक बंदे के पास 1000 रुपए थे, सामान 1500 का था, तो उसके द्वारा जो उसकी डिमांड की जाती है, रंगा उसका नाम था, तो वो डिमांड में कंसीडर नहीं की जाएगी क्योंकि खरीदने की क्षमता इसकी नहीं है, इच्छा शक्ति है, खरीदने की क्षमता इसकी नहीं है। याद रखो। दूसरा केस सेकंड, इसमें 2000 बिल्ले के पास है और कुछ 1500 का है, तो अगर इसके द्वारा डिमांड की जाएगी तो ये डिमांड में कंसीडर की जाएगी। क्लियर? जी हां। नेक्स्ट हम आगे बढ़े। डिमांड के बाद मैंने बताया डिमांड को प्रभावित करने वाले कारक क्या होते हैं? फैक्टर्स दैट इंपैक्टेड द डिमांड, द फैक्टर्स दैट इंपैक्टेड द डिमांड, उनके बारे में मैंने आपको बताया। कि देखो, प्राइस फैक्टर होता है, अदर फैक्टर्स होते हैं। प्राइस फैक्टर जहां प्राइस बढ़ती है डिमांड घटती है, जब प्राइस बढ़ती है डिमांड घटती है, इसलिए मैंने आपको बताया। सेकंड पे मैंने बताया अन्य कारक किस प्रकार से होते हैं? उपभोक्ता की आय बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी, आपूर्ति बढ़ेगी, डिमांड घटेगी, सप्लीमेंट्री गुड्स की कीमत बढ़ेगी, मांग बढ़ेगी। अगर सप्लीमेंट्री गुड्स की कीमत बढ़ेगी, मांग बढ़ेगी, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की कीमत बढ़ेगी, मांग घटेगी। क्लियर है? जी सर, ये चीज क्लियर है। अच्छा, इसी चीज को तिरछी लोच भी कहा जाता है। इसी चीज को हम क्या बोलते हैं? क्रॉस इलास्टिसिटी भी बोलते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वाली जो चीज होती है इसको हम क्रॉस इलास्टिसिटी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रॉस इलास्टिसिटी। ठीक है, तिरछी लोच, इसके अंदर इसको क्रॉस इलास्टिसिटी भी बोला जाता है। क्रॉस इलास्टिसिटी, तिरछी लोच भी इसको बोला जाता है। हालांकि तिरछी लोच का जो कांसेप्ट है वो काफी अलग है और उस चीज को मैं समझाऊंगा। ठीक है? क्लियर? उसके बाद फिर एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है, सप्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री इफेक्ट्स किस प्रकार से एक्सप्लेन आप किए जा सकते हैं। तो मैंने एक एग्जांपल या फिर आपको ये चीज एक्सप्लेन करके दिखाई। नेक्स्ट में फर्दर मूव करा और मैंने ग्राफ ऑफ डिमांड मैंने बताया था। प्राइस फैक्टर मैंने आपको बताया कि प्राइस फैक्टर के अंदर जो वस्तु का मूवमेंट है, ग्राफ के पॉइंटर्स का मूवमेंट है, वो अप एंड डाउन स्टेज में चलता है। यहां तक क्लियर है बच्चे? एक बार बताओ, क्या यहां तक क्लियर है? क्या यहां तक क्लियर है? फटाफट बताओ बच्चे। अगर यहां तक क्लियर है मेरे भाई, तो फिर मैं आगे आपको अदर फैक्टर्स से जो ग्राफ बनता है डिमांड का उसके बारे में बताने वाला हूं। ग्राफ बना पड़ा है, सिर्फ पॉइंटर बनाऊंगा। एक बार बता दीजिए, होली के रंग उनको मुबारक जिनकी जिंदगी में रंग है। हमारी क्या है? हमारी तो जिंदगी ही रंग है। नीलेश सिंह का ऐसा कहना है। लोच किसको कहते हैं? बेटा इलास्टिसिटी को कहते हैं। ये कॉन्सेप्ट आगे आएगा, आगे मैं बताऊंगा। ठीक है? चलिए बेटा, ये जिस बच्चे ने कोट मारा है अभी, जिनकी जिंदगी में रंग है, देखो जिंदगी में रंग होने से कुछ नहीं है। अगर आपकी इरादों में रंग है तो आप अपनी जिंदगी में रंग बन सकते हैं। समझे? ठीक है? चलो अब मैं आपको बताता हूं, देखो प्राइस फैक्टर जो है इसके अंदर प्राइस अप एंड डाउन हो रहा है, मतलब प्राइस के अंदर चेंज करेगा। अदर फैक्टर्स में, अदर फैक्टर्स के ग्राफ में प्राइस अनचेंज रहता है, प्राइस फिक्स रहेगा। तो हमने प्राइस मान लिया 10 रुपए। प्राइस हम एक फिक्स मान लेते हैं भाई, प्राइस जो है 10 रुपए रहने वाला है आगे तक। तो प्राइस को हमने पहले सेट कर लिया है 10 रुपए। ठीक है सर? तो इसके अंदर वस्तु की जो डिमांड है वो मान के चलो पहले 100 थी, इन्हीं कारणों से वो डिमांड 200 होगी, इन्हीं कारणों से डिमांड 300 होगी, इन्हीं कारणों से डिमांड 400 होगी। लेकिन प्राइस इसमें सेम रहेगा। क्यों प्राइस सेम रहेगा? अदर फैक्टर्स में क्या कंसीडर होते हैं? अदर फैक्टर्स में आगे से उपभोक्ता की आय बढ़ी, डिमांड बढ़ी, आपूर्ति बढ़ी, डिमांड घटी, सप्लीमेंट्री गुड्स की कीमत बढ़ी, मांग बढ़ी, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की कीमत बढ़ी, मांग घटी। ठीक है? देखो अगर हम बात करें इसके आधार पर बात करूं तो प्राइस की तो बात ही नहीं हुई अदर फैक्टर में। तो प्राइस विल बी कंसीडर्ड कंसिस्टेंट। तो इसके अंदर जो मूवमेंट है ग्राफ का वो ऐसे ही चलेगा, वो मूवमेंट ऐसे ही चलेगा। ठीक है? मूवमेंट वो ऐसे ही चलेगा। तो इसके अंदर अगर मान के चलो पहले जो डिमांड थी ये हो जाएगा पहला पॉइंटर, फिर डिमांड आपकी 300 पे चली जाती है दूसरा पॉइंटर। ठीक है? फिर डिमांड हमारी यहां चली जाती है चौथा पॉइंटर, उसके बाद डिमांड हमारी यहां आती है बेटा तीसरा आएगा, तीसरा पॉइंटर। उसके बाद हमारी डिमांड आती है यहां तो ये चौथा पॉइंटर। तो अगर मैं बात बताऊं पहले जो है पहले स्टेप के बाद पॉइंटर यहां पहुंचा, इधर गया, उसके बाद अगले पॉइंटर पे इधर गया, उसके बाद यहां आया। तो अगर मैं बात करूं यहां जो मूवमेंट ऑफ ग्राफ है वो किस तरीके से मूव करता है, इसमें ग्राफ का मूवमेंट कैसा है? ग्राफ का मूवमेंट कैसा है? मूवमेंट सर वो राइट एंड लेफ्ट है, वो राइट एंड लेफ्ट है, वो राइट एंड लेफ्ट है, आगे और पीछे, दाएं और बाएं, राइट एंड लेफ्ट है। तो सबसे ये पूछा जाता है कि जब हम मांग का अन्य कारकों के द्वारा प्रभावित होने पर वस्तु तथा मूल्य के बदले डिमांड के ग्राफ को बनाते हैं तो ऐसी स्थिति में जो ग्राफ है वो कैसा बनता है, उसका मूवमेंट कैसा होता है? तो आप बताइए उसका मूवमेंट राइट एंड लेफ्ट होता है। ठीक है? उम्मीद है आप समझ चुके होंगे। फटाफट बताइए, फटाफट बताइए। अब एक बच्चा कह रहा है कि सर आखिरकार तिरछी लोच क्या होती है? तिरछी लोच का कांसेप्ट देखो, तिरछी लोच का कांसेप्ट क्या होता है? देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया था ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की, तो जब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की कीमत बढ़ रही है तो इसकी डिमांड घट रही है, तो इस चीज को ही तिरछी लोच कहते हैं। तिरछी लोच की डेफिनेशन लिखना चाहो लिख सकते हो, डेफिनेशन लिखना चाहो लिख सकते हो। व्हेन द प्राइस ऑफ इलास्टिक द प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड इंक्रीजेस, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स increases then demand of main product decreases, they have cross relation, एक बढ़ेगा तो एक घटेगा, यही चीज तिरछी लोच है। लोच का मतलब होता है इलास्टिसिटी। ठीक है? यहाँ तो मैंने बताया तिरछी लोच में अगर एक बढ़ रहा है घट रहा है, क्रॉस इलास्टिसिटी का मतलब है चाप। ठीक है? सर मूल कारक का कैसा मूवमेंट है? मूल कारक बेटा मूल नहीं है, ये मूल्य है। कौन है मूल कारक? मूल्य कारक है कौशिकी बेटा। मूल्य कारक का जो ग्राफ का मूवमेंट है ये लिखा हुआ मूल्य कारक, ये अप एंड डाउन है। रीजन क्या है? देखो उसमें राइट लेफ्ट होता है, इसमें मूवमेंट अप एंड डाउन है बेटा, ये अप एंड डाउन है ग्राफ मूवमेंट। पहले पॉइंट यहां था, फिर यहां आया, फिर यहां आया, फिर यहां आया, ग्राफ मूवमेंट अप एंड डाउन है। ठीक है? तो ये चीज उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आई होगी। एक बार देख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, इसके बाद हम बात करते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। एक बड़ा ही अच्छा कांसेप्ट है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, हिंदी में भी बता दीजिए। ठीक है? जब हिंदी वाले बच्चे लिखेंगे लोच की परिभाषा को हिंदी वाले बच्चे लिखेंगे, जब पूरक वस्तु की कीमत बढ़ती है, जब पूरक वस्तु की कीमत बढ़ती है उसके कारण मुख्य वस्तु की मांग घट जाती है। जब पूरक वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उसके कारण मुख्य वस्तु की कीमत घट जाती है, और जब पूरक वस्तु की कीमत घटती है, पूरक वस्तु की कीमत घटती है तो मुख्य वस्तु की कीमत बढ़ जाती है। इनके अंतर्गत तिरछा संबंध पाया जाता है और इसी चीज को तिरछी लोच के नाम से जाना जाता है। ठीक है बेटा? उम्मीद करता हूं कि आपको चीजें समझा चुका हूं और आपको समझ में भी आई हैं। अब हम एक कांसेप्ट लिखेंगे, एक अच्छा कांसेप्ट होता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग की लोच। बेटा शिवम पांडे वो सब्जेक्ट भी शुरू किया जाएगा जिसकी आपने अभी जिक्र किया है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को क्या बोलते हैं बताइए? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को हम क्या बोलते हैं? मांग की लोच। मांग की लोच इसको बोलते हैं, मांग की लोच। लोच का मतलब इलास्टिसिटी, डिमांड का मतलब मांग। तो मांग की लोच के बारे में हमने बात की है। अब यदि मांग की लोच के बारे में अगर हम बात बताएं, मांग की लोच के बारे में अगर हम बात बताएं, यानी कीमत बढ़ रही है तो डिमांड घट रही है, एक तो पहला पॉइंट ये बन सकता है, या अन्य कारकों की कीमत बढ़ रही है, डिमांड बढ़ रही है, कीमत घट रही है, डिमांड घट रही है। तो इसमें क्या होता है कि डिमांड जो है कभी घट रही है, कभी मतलब कभी बढ़ रही है। मैं बताता हूं, मैंने आपको डिमांड को प्रभावित करने वाले कारक दो बताए, उसको प्रभावित करने वाले कारक दो बताए, करने वाले कारक मैंने आपको दो बताए। पहला कारक जो इस चीज को प्रभावित करता है वो मूल्य कारक होता है, वो मूल्य कारक होता है। और मूल्य कारक में स्टेज कैसे बनती है? मूल्य कारक में स्टेज कैसे बनती है कि अगर मूल्य बढ़ेगा, मूल्य ही प्राइस बढ़ेगा, मान लो प्राइस बढ़ गया तो इन दैट कंडीशन डिमांड हमारी घट जाएगी, मांग जो है डिमांड हमारी घट जाएगी। एक बात है पता चला। अन्य कारकों में क्या होता है? अन्य कारकों में बहुत सारे प्रभाव होते हैं, अन्य कारक जो होते हैं, अदर फैक्टर्स होते हैं, कई सारे प्रभाव होते हैं। कई बार होता है कि हमारी जो मांग है वो बढ़ जा रही है, कई बार होता है कि मांग घट जा रही है। ठीक है? तो अन्य कारकों की वजह से जो हमारी मांग है कई बार बढ़ जाती है और कई बार मांग हमारी घट जाती है। तो दोनों प्रकार की कंडीशंस आपको देखनी पड़ती हैं। तो भैया अगर मैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के फॉर्मूले की बात करूं, एग्जाम में पूछा जाता है व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? मांग की लोच का जो फॉर्मूला है वो किस प्रकार से आप ज्ञात करेंगे? तो सर इसका फॉर्मूला आप लिख लीजिए, E is equal to परसेंट चेंज इन डिमांड एंड परसेंट चेंज इन प्राइस। इसको बोलते हैं ED। ठीक है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू परसेंट चेंज इन डिमांड। अच्छा तो समझ जाओगे ना, सारा लिखना पड़ेगा, लिख लो ना, परसेंट चेंज इन डिमांड बट परसेंट चेंज इन प्राइस, परसेंट चेंज इन डिमांड
और परसेंट चेंज इन प्राइस। मांग में प्रतिशत परिवर्तन और मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन ईडी का फॉर्मूला है। ईडी एनफोर्समेंट एक्ट नहीं है, ये डिमांड इलास्टिसिटी है। ईडी को डिमांड इलास्टिसिटी बोला जाता है। ये कई बार एग्जाम में आ चुका है, कई बार फॉर्मूले पूछा जा चुका है, तो आप इसको बता देंगे। इसकी वैल्यू मैक्सिमम 1 हो सकती है और मिनिमम 0 हो सकती है। इसकी जो वैल्यू है वो मैक्सिमम 1 हो सकती है और मिनिमम 0 हो सकती है। 0 मिनिमम हो सकती है। अब समझिए, अगर ईडी की वैल्यू बना जाए, अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की वैल्यू बना जाए, तो इसको यूनिट इलास्टिक बोलते हैं, इसको इकाई लोचदार बोलते हैं, इकाई लोचदार, यूनिट इलास्टिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? यूनिट इलास्टिक बोलते हैं, यूनिट इलास्टिक। ठीक है, यूनिट इलास्टिक इसको बोलते हैं। इसके बाद अगर ईडी की वैल्यू 1 से ज्यादा आती है, ईडी की वैल्यू 1 से ज्यादा आती है तो इसको लोचदार या अधिकतम बोलते हैं। ईडी की वैल्यू 1 से ज्यादा आती है तो इसको लोचदार या अधिकतम बोलते हैं। ईडी की वैल्यू अगर 1 से ज्यादा आती है तो इसको लोचदार या अधिकतम बोलते हैं। लोचदार अधिकतम बोलते हैं, लोचदार अधिकतम बोलते हैं। ठीक है, इलास्टिक सरप्लस, एक सरप्लस क्या बोलते हैं? इलास्टिक सरप्लस इसको बोला जाता है। इलास्टिक सरप्लस इसको बोला जाता है। अगर ईडी की वैल्यू 1 से कम आती है तो वह बेलोचदार कंडीशन होती है, बेलोचदार कंडीशन होती है। ईडी की वैल्यू अगर 1 से कम आई तो वह बेलोचदार कंडीशन होती है। और अगर ईडी की वैल्यू 1 से कम आई, इसको बेलोचदार बोलते हैं, बेलोचदार यानी रिजिड बोलते हैं, रिजिड। सर जी एक बात बताओ, आप एक बार कंडीशन बता रहे हो, इसकी वैल्यू जो है वो मैक्स में 1 से 0 के बीच में जाएगी, लेकिन एक अगले स्टेटमेंट में आप कहते हो कि ईडी की वैल्यू जो है 1 से अधिक जाएगी तो लोचदार कहलाएगा। तो मैं बता दूं, ये जो स्टेज है ये जनरल वैल्यू के लिए होती है, ये सामान्यतः है, सामान्यतः, सामान्यतः। अगर इतनी स्थिति में है तो वस्तु सामान्य रूप से लोचदार है, सामान्य लोचदार है, ये लोचदार अधिक है। इतने के बीच में अगर रहेगी तो वस्तु सिर्फ लोचदार रहेगी, सिर्फ लोचदार, ओनली इलास्टिक रहेगी। लेकिन बेटा अगर वो 1 से ज्यादा चली गई तो इलास्टिक सरप्लस हो जाएगा, और अगर वो 1 से कम रह गई वो बेलोचदार हो जाएगी। ठीक है, मतलब काफी कम हो जाती है, नेगेटिव में चली गई। ठीक है, किसी तरीके से नेगेटिव में चली गई तो वो चीज है। ठीक है, ये लोचदार वाला कांसेप्ट जो है इसको हटा दो, फिर नेगेटिव वाला इसमें मुझे लिखना पड़ेगा कि नेगेटिव की बात हमने यहां पे की है, तो नेगेटिव की बात कर लीजिए। ठीक है, चलो क्लियर। यहां तक अगर नोट कर लिया तो बताओ, फिर आगे बढ़ते हैं। जब नोट करो तो बताना, फिर आगे बढ़ेंगे। मैं तो आपको यही सजेस्ट करना चाहूंगा, जो चीज आपको अपने लिए उचित लगे वो बता दीजिए, आपको आपके लिए क्या उचित लग रहा है। ठीक है, तो अगर आपको इशू आता है किसी चीज का तो आप पूछ सकते हो। ठीक है बेटा, सर अगर पॉइंट में हो गया हो तो क्या बेटा पॉइंट 0 ऐसा हो सकता है 0.3 आ जाए। अगर किसी वस्तु की कीमत 0.3 है तो ऐसी स्थिति में वो बेरोजगार रिजिड है, वो रिजिड है, वो रिजिड है। माइनस में अगर चली जाएगी वो भी रिजिड लाएगी, हालांकि माइनस में नहीं जाती है, वैल्यू मिनिमम 0 ही होता है इसका। सामान्यतः स्थिति इसकी होती है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, वो क्वेश्चन मैं थोड़ा सा बाद में पूछूंगा, पहले सप्लाई को भी आपको क्लियर कर दूं, उसके बाद में क्वेश्चन पूछूंगा। पॉइंट में हो तो बेटा इसके अकॉर्डिंग ये चीजें तय होंगी। अब सप्लाई के बारे में भी चीजें क्लियर कीजिए। सप्लाई का मतलब होता है हिंदी में आपूर्ति। बाजार में वस्तु को उपलब्ध कराना आपूर्ति कहलाता है। बाजार में वस्तु उपलब्ध कराना, उपलब्ध कराना, बाजार में वस्तु उपलब्ध कराना ये आपूर्ति कहलाता है। मेक अवेलेबिलिटी ऑफ, अवेलेबिलिटी, अवेलेबिलिटी इन मार्केट, मेक अवेलेबिलिटी इन मार्केट इज कॉल्ड सप्लाई या आपूर्ति कहलाएगा भाई साहब। ठीक है सर जी। अब सर ये दो तीन चीजें हैं, थोड़ी सी समझिए और थोड़ा बताने की कोशिश कीजिए। ठीक है, माहौल को समझो और बहुत क्लियरली लूसिडली इस चीज को आपको समझना, बहुत क्लियरली और लूसिडली इस चीज को आपको समझना है। ठीक है सर, देखो बेटा थोड़ी सी चीजें बता रहा हूं, थोड़ा समझने का प्रयास करो। ठीक है, तो आपूर्ति जो होती है निर्माता पर निर्भर करती है, निर्माता पर निर्भर करती है। इट डिपेंड्स ऑन प्रोड्यूसर, इट डिपेंड्स ऑन प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर यह प्रोड्यूसर पर निर्भर करती है। प्रोड्यूसर कौन होता है सर? जो किसी चीज को बनाता है, निर्माता है, वो प्रोड्यूसर होता है। ठीक है, दिमाग लगा प्रोड्यूसर निर्भर करती है। अच्छा कोई भी निर्माता है, कल को अगर आपकी कंपनी खुला दो तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्या चीज आएगी? मान लो अगर आप किसी वस्तु को प्रोड्यूस कर रहे हैं, अगर आप किसी वस्तु को प्रोड्यूसर हैं तो आप क्या चाहेंगे? जितने भी बच्चे मुझसे जीएस की किताब का सजेशन पूछ रहे हैं, जीएस के लिए कोई किताब बता दीजिए बेटा, वर्तमान में कोई किताब आपको नहीं खरीदनी, क्लास इनफ, क्योंकि मैंने मार्केट में जितनी किताबें देखी हैं उनके अंदर कहीं ना कहीं कोई ना कोई पॉइंट छिपा हुआ होता है। तो मैं चाहता हूं कि आप सिर्फ क्लास पढ़ें, आपके लिए बेटर होगा। क्लास के बाहर चीजें नहीं आएंगी। प्रैक्टिस के लिए क्या हो सकता है वो आपका जब रुकिए 1.5 हफ्ता, उसके अंदर चीजें मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, मैंने क्या कहा? निर्माता पर निर्भर करता है। तो निर्माता का जो माइंडसेट होता है, ठीक है, तो ये पूरा निर्माता जो आधार रखता है, सप्लाई का आधार, ठीक है, या फिर आपके आपूर्ति का आधार रखता है, वो क्या रखता है? आपूर्ति का आधार क्या रखता है? प्रॉफिट। वो आपूर्ति का आधार रखता है सिर्फ प्रॉफिट। ठीक, आपूर्ति को प्रभावित करने वाले कारक कैसे हो सकते हैं? प्रभावित करने वाले कारक, करने वाले कारक, फैक्टर्स, इंपैक्ट, इंपैक्ट, सप्लाई। तो ऐसे कितने फैक्टर हैं जो सप्लाई को इंपैक्ट करते हैं? सभी सप्लाई को इंपैक्ट करने वाले जो फैक्टर्स होते हैं वो दो तरीके से आप देख सकते हैं। पहला तो है मेरे भाई प्राइस फैक्टर, मूल्य कारक, यानी मूल्य कारक, और बाकी आपके अन्य कारक हैं, अदर फैक्टर्स। और अगर सच में बात करूं प्राइस फैक्टर का, तो ये चीज आप मुझे खुद बताइए, आप खुद सोचो। ठीक है, चलिए कि यदि मैं प्राइस को बढ़ा दूं, यदि मैं प्राइस को बढ़ा दूं तो सप्लाई पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा? अगर मैं मूल्य को बढ़ा दूं तो आपूर्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? खुद सोचो, दिमाग लगाओ, मुझे बताओ। अन्य कारकों में क्या हो सकता है? सबसे बड़ी बात आती है कि सप्लाई के अन्य कारकों में क्या हो सकता है। देखो जी, सप्लाई के अन्य कारकों में बहुत सारी चीजें होती है, जैसे गवर्नमेंट अगर टैक्स बढ़ा दे, अन्य कारक है। अगर गवर्नमेंट ने टैक्स बढ़ा दिया तो ये अन्य कारक में आएगा। मान लो गवर्नमेंट ने टैक्स बढ़ा दिया, गवर्नमेंट ने टैक्स अपना बढ़ा दिया तो सप्लाई पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा? चलो ठीक है, गवर्नमेंट की टैक्स कैसी, गवर्नमेंट टैक्स नहीं बढ़ा। दूसरा अदर फैक्टर हो सकता है कि चीजें बहुत ही ज्यादा आउटडेटेड हो गई। ठीक है, पुराना हो गया माहौल, आउटडेटेड चीज हो जाना, आउटडेटेड, आउटडेटेड हो गई चीजें, बहुत ज्यादा आउटडेटेड हो गई। ठीक है, मतलब हर किसी के पास है, हर किसी के पास। या सब्स्टिट्यूट गुड जो है उसकी कीमत बढ़ गई। अगर सब्स्टिट्यूट गुड की कीमत बढ़ गई, प्रतिस्थापक वस्तु कॉम्प्लीमेंट्री गुड की कीमत बढ़ गई, कॉम्प्लीमेंट्री गुड की कीमत बढ़ गई, ठीक है, तो क्या होगा? सप्लाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखो सबसे पहले प्राइस फैक्टर, अगर प्राइस बढ़ गया, सप्लाई किसके द्वारा मतलब जारी की जाती है मार्केट के अंदर, निर्माता के द्वारा, तो निर्माता चाहता है कि उसको प्रॉफिट हो, प्रॉफिट कब होगा? उसकी वस्तु बिकेगी। अगर प्राइस बढ़ा है तो भाई आपूर्ति बढ़ जाएगी ऑटोमेटिकली, जो प्रोड्यूसर है वो इंक्रीज करेगा। रीजन क्या है? क्योंकि अगर प्राइस बढ़ा है तो उसको प्रॉफिट मिला है और वो प्रॉफिट को कम नहीं होने देना चाहता, वो बढ़ाता चला जाएगा। समझो, अदर फैक्टर्स में गवर्नमेंट ने टैक्स बढ़ा दिया, प्रॉफिट कम हो गया, ऐसी स्थिति में सप्लाई को कम कर देगा। अगर चीज बहुत ज्यादा आउटडेटेड हो गई, लोगों ने खरीदना कम कर दिया है, तो ऐसी स्थिति में सप्लाई को घटाना पड़ेगा, ऐसी स्थिति में वस्तु को घटाना पड़ेगा, सप्लाई को घटाना पड़ेगा। अगर सब्स्टिट्यूट गुड प्रतिस्थापक वस्तु की कीमत बढ़ गई, कीमत बढ़ गई तो सप्लाई बढ़ा देगा, कीमत बढ़ गई तो सप्लाई भी बढ़ा देगा। रीजन जानते हो कीमत बढ़ने पर सप्लाई को क्यों बढ़ाएगा? क्योंकि सब्स्टिट्यूट गुड की कीमत लोग उसको खरीदना कम कर देंगे सब्स्टिट्यूट को, और इसकी वस्तु ज्यादा बिकेगी तो इसको सप्लाई बढ़ानी पड़ेगी। तो इनका कॉमन रहता है। लेकिन अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड की कीमत बढ़ी तो डिमांड गिरेगी, जिसकी वजह से सप्लाई को गिराना पड़ेगा। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड का और वास्तविक सप्लाई का क्या रहता है सर? इनका क्रॉस रिलेशन रहता है, और इस चीज को हम क्रॉस इलास्टिसिटी बोलते हैं। डेफिनेशन बिल्कुल सेम है जो पहले वाली थी, इसको तिरछी लोच बोलते हैं। बिल्कुल सेम डेफिनेशन जो मैंने पहले आपको लिखा, बिल्कुल डिटो डेफिनेशन। क्लियर भाई? नमस्ते भाई अंजू।
तो ये इस तरीके से आपको याद रखना, बड़े बढ़िया तरीके से मैंने आपको सप्लाई को बताने की कोशिश करी। एग्जाम क्वेश्चन कैसा बनेगा वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले इसके जो ग्राफ है वो आपको बना लेने हैं। इसका जो ग्राफ है वो किस प्रकार से क्रिएट होता है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट इन सप्लाई ग्राफ, इसको लिखते हैं कॉन्ट्रैक्ट इन सप्लाई ग्राफ, कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई ग्राफ, इन सप्लाई ग्राफ, सप्लाई ग्राफ। आपूर्ति वक्र में संकुचन, आपूर्ति वक्र संकुचन, आपूर्ति वक्र के अंदर संकुचन कैसा होगा बेटा वो समझना है आपको। आपूर्ति वक्र में संकुचन किस प्रकार से होगा। नमस्ते भाई, शो फिटनेस नमस्ते। देखो अब भैया ग्राफ हम कैसे बना सकते हैं, वो भी दो लेवल पर बना सकते हैं। पहला लेवल कौन सा होगा सर? पहला लेवल इसके अंदर होता है मूल्य वाला, मूल्य कारक वाला, वही बनता है हाँ जी सर। एक अन्य कारक बनता है जी सर, दोनों में फर्क क्या होता है, अन्य कारक दोनों में फर्क होता है। अन्य कारक में प्राइस स्थिर रहता है, लेकिन इसमें प्राइस जो है वो कॉन्फ्लिक्ट करता है। दो तरीके से हमने पढ़ा लिया कि अगर प्राइस बढ़ेगा, प्राइस की वस्तु का पहले 5 रुपए था, ये प्राइस के लिए होता है, एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस होता है, वाई एक्सिस प्राइस के लिए होता है, एक्स एक्सिस ये होता है और ये होता है सप्लाई के लिए। इसको एक्स एक्स मिनट बोलते हैं, इसको वाई वाई मिनट बोलते हैं। मान के चलो वस्तु की कीमत 5 रुपए, फिर वस्तु की कीमत 10 रुपए, वस्तु की कीमत 11 रुपए। पहले जो प्राइस था अपना भैया सप्लाई जो हुई थी 100 वस्तु की सप्लाई, फिर 200 वस्तु की सप्लाई, फिर 400 300 वस्तु की सप्लाई और फिर 400 वस्तु की सप्लाई हुई थी। इसके ग्राफ को आप भी जानते हो कि पॉजिटिव में जाएगा, ये ग्राफ पॉजिटिव में जाएगा ना कि नेगेटिव। पहले वाला जो ग्राफ था नेगेटिव में गया, देख लो ना, तो डिमांड का ग्राफ नेगेटिव में गया, ऋणात्मक गया था, झुकता है, डाउनवर्ड स्लोप है। लेकिन इसका जो स्लोप है वो अपवर्ड स्लोप है, क्योंकि अगर वस्तु की कीमत 100 है तो मान लो सप्लाई, वस्तु की कीमत 5 है तो मान लो सप्लाई 100 है, लेकिन अगर वस्तु की कीमत 10 होगी तो वो प्रॉफिट बढ़ाने के लिए सप्लाई बढ़ा देगा, ठीक है, सप्लाई बढ़ा देगा। तो इस तरीके से करके इसका जो ग्राफ है वो बनता है। और इस ग्राफ को हम क्या बोलते हैं, सब धनात्मक ग्राफ बोलते हैं, इसको धनात्मक वक्र बोलते हैं, अपवर्ड स्लोप बोलते हैं, धनात्मक यानी पॉजिटिव, ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर अपवर्ड बोलते हैं। इसमें मूवमेंट कैसा है बेटा, मूवमेंट कैसा है, मूवमेंट बताओ, आप बताएंगे मूवमेंट कैसा है, मैं नहीं बताऊंगा, आप बताएंगे मूवमेंट, ठीक है, कैसा है इसका मूवमेंट, ठीक है, ये चलता किस प्रकार से है, ठीक है। अब अगर अन्य कारकों के अंदर इसी ग्राफ को मैं बनाऊं, अन्य कारकों के अंदर होगा इसका प्राइस इसमें स्टेबल हो जाएगी, प्राइस छेड़ते नहीं है, सप्लाई छेड़नी होगी बस। अगर इसमें सप्लाई छेड़ोगे मेरे बच्चे तो इसके अंदर मान लो प्राइस हमने फिक्स कर दिया 10 रुपए पे, तो इसके अंदर सप्लाई है वो इस प्रकार से बढ़ेगी। हो सकता है कि पहले सप्लाई 100 रहे, फिर 200 हो जाए, फिर 300 हो जाए, फिर 400 हो जाए, फिर 500 हो जाए, तो इसमें सप्लाई ऐसे बढ़ती है। तो इसमें जो कर्व मूवमेंट होता है, इसमें जो कर्व का मूवमेंट होता है वो अलग लेवल पर होता है। इसमें कर्व का मूवमेंट ये होता है, ठीक है, बताइए नीचे से ऊपर, बढ़िया। तो इसमें जो मूवमेंट है अप एंड डाउन मूवमेंट है, अप एंड डाउन मूवमेंट है। और इसमें जो मूवमेंट है, इसमें जो मूवमेंट है, मूवमेंट को कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। कॉन्ट्रैक्शन में कैसा है, राइट एंड लेफ्ट है, राइट एंड लेफ्ट, क्लियर। तो ये राइट एंड लेफ्ट मूवमेंट के बारे में दर्शाता है। अब इसके अंदर इलास्टिसिटी का भी फॉर्मूला जो है वो भी हम इसमें देख लेते हैं, ईएस के बारे में हम बात कर लेते हैं, ठीक है। चलो ईएस के बारे में हम बात कर लेते हैं। सप्लाई की जो इलास्टिसिटी होती है वो कैसी होती है, तो हेडिंग डाल लीजिए, इलास्टिसिटी इन सप्लाई, हेडिंग होनी चाहिए बेटा आपकी, इलास्टिसिटी इन सप्लाई, इलास्टिसिटी इन सप्लाई। अब बेटा अगर सप्लाई के अंदर इलास्टिसिटी की बात करोगे इसको बोलते हैं आपूर्ति लोच, आपूर्ति लोच। तो दो चीजें मैं आपको बता चुका हूं बेटा कि आपूर्ति जो होती है इसको दो लेवल पर हम समझ सकते हैं। इसके अंदर जो मूवमेंट होते हैं वो दो कारणों से आते हैं, इसके अंदर जो मूवमेंट होते हैं वो दो कारणों से आते हैं, प्राइस फैक्टर या अदर फैक्टर की वजह से। खैर उसके आधार पर अगर मैं इस फॉर्मूले को निकालूं तो ईएस को बोलते हैं, ईएस इलास्टिसिटी इन सप्लाई। अब अगर ईएस को आप समझेंगे, इलास्टिसिटी इन सप्लाई को अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो एक ग्राफ बनाइए, ये क्या ईएस है, ये वाई है बेटा और ये एक्स है, ठीक है। या फिर फॉर्मूला ही बना लो, ग्राफ बनाओ, ग्राफ बनाऊंगा तो आप कहोगे कि सर आप तो इकोनॉमिक्स वाली बातें कर रहे हो, ठीक है। तो ईएस का फॉर्मूला परसेंट चेंज इन सप्लाई, चेंज इन सप्लाई, और इसको हम डिवाइड कर देंगे परसेंट चेंज इन प्राइस, परसेंट चेंज इन प्राइस। तो दो तरीके से हम इस फॉर्मूले को देख सकते हैं, परसेंट चेंज इन सप्लाई एंड परसेंट चेंज इन प्राइसेस। इसको आप डायग्राम कर लेंगे तो माहौल आपका बन जाता है, ईएस का फॉर्मूला आपका बनके आ जाता है। अब इसके अंदर अगर ईएस की वैल्यू 1 आ जाए, तीन चार स्टेज बन सकते हैं, ईएस की वैल्यू 1 आ सकती है, ईएस की वैल्यू है अपनी वो 1 से बड़ी आ सकती है, ईएस की वैल्यू 1 से छोटी आ सकती है। इसमें कई सारे फॉर्मूले बनते हैं, ईएस में ज्यादा बनते हैं, ठीक है, ईएस में ज्यादा आपके बनते हैं। ईएस की वैल्यू 0 भी आ सकती है, ईएस की वैल्यू 0 भी आ सकती है, ईएस की वैल्यू 0 भी आ सकती है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, अगर ईएस की वैल्यू 0 आ जाती है तो क्या होगा। या एक फॉर्मूला और भी आपका बन सकता है, एक फॉर्मूला आपका और भी बन सकता है, या आपसे अगर मैं पूछूं, आपसे मैं पूछूं कि बेटा तो सप्लाई है, सप्लाई में 1% का चेंज आएगा, अब प्राइस में कोई चेंज नहीं आया, प्राइस चेंज 0 हो जाएगा, तो 1/0 की जो स्टेज है ये चीज क्या दर्शाएगी कि सर ईएस इसके अंदर इनफाइनाइट चला जाता है, ईएस इसके अंदर इनफाइनाइट चला जाता है तो क्या होगा, ईएस इसके अंदर इनफाइनाइट चला जाता है तो क्या होगा। देखो बेटा अगर ईएस की वैल्यू इसके अंदर 1 आ जाती है, इफ द वैल्यू ऑफ ईएस बिकम 1 तो इसको यूनिट इलास्टिक बोलेंगे, इकाई लोचदार, इकाई लोचदार, क्लियर। अगर इसकी वैल्यू ईएस की वैल्यू 1 से ज्यादा आ जाती है, अगर ईएस की वैल्यू 1 से ज्यादा आ जाती है तो हम इसको फ्लेक्सिबल बोलेंगे या लोचदार बोलेंगे, फ्लेक्सिबल बोलेंगे, फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल बोलेंगे, लोचदार बोलेंगे, इलास्टिक बोलेंगे, इलास्टिक भी बोल सकते हैं। अगर इसकी वैल्यू 1 से भी कम हो जाती है तो ऐसी कंडीशन में रिजिड कहलाएगा, क्या कहलाएगा सर, तब ये रिजिड कहलाएगा आपका, रिजिड, ठीक है, सख्त कहलाएगा, सख्त कहलाएगा, या बेलोचदार एक शब्द इसके लिए यूज होता है, बेलोचदार, रिजिड। अब यदि इसकी वैल्यू 0 हो जाए, यदि इसकी वैल्यू 0 हो जाए तो यह पूर्णतः बेलोचदार कहलाएगा, पूर्णतः बेलोचदार, पूर्णतः बेलोचदार, कंप्लीट रिजिड, कंप्लीट रिजिड। ईएस जो होगा अगर इनफाइनाइट हो जाए तो ये पूर्णतः लोचदार, ठीक है, कंप्लीट, फ्लेक्सिबल बोल लीजिए, इलास्टिक बोल लीजिए, ये स्टेज आपकी बन सकती है। अब शिवम पांडे का कहना है कि सर इसका डेली लाइफ में एग्जांपल क्या होगा, बेटा डेली लाइफ में एग्जांपल हम इलास्टिसिटी का समझ सकते हैं कि किसी वस्तु की कीमत कहां से कहां तक जा सकती है, किसी वस्तु की कीमत कहां से कहां तक जा सकती है, ये जो स्टेज है ये हमें डेली लाइफ एग्जांपल के बारे में बात करती है। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं टमाटर की कीमत कहां से कहां तक जा सकती है, टमाटर की वैल्यू कहां से कहां तक जा सकती है, सर टमाटर की जो वैल्यू है वो अगर हम सब कुछ भी लगा लें, ठीक है, एक स्टेज होगी कि टमाटर मार्केट के अंदर 1000 रुपए किलो मिलेंगे, लेट्स सपोज, और सबसे सस्ता 1 रुपए किलो भी मिल सकता है, मिनिमम 1000 तक जा रहा है। अगर 1000 से ऊपर जाएगा तो बिकेगा नहीं मार्केट में, क्योंकि 1000 में तो टमाटर की खेती कर सकते हैं, 1000 रुपए में आप अपनी लाइफ टमाटर उगा सकते हैं। तो भाई टमाटर की जो इलास्टिसिटी है वो 1 से लेकर 1000 के बीच में रहती है, इलास्टिसिटी। गोल्ड की कोई इलास्टिसिटी नहीं है, जितनी ऐसी चीजें हैं जो बनाई नहीं जा सकती उसकी कोई भी इलास्टिसिटी नहीं होती, जैसे गोल्ड है, गोल्ड को क्या बना सकते हो सर, गोल्ड को नहीं बना सकते बेटा, इसकी इलास्टिसिटी नहीं है, ये पूर्णतः लोचदार है गोल्ड, गोल्ड इज कंप्लीटली कंप्लीटली इलास्टिक, क्योंकि गोल्ड की मिनिमम वैल्यू तो आप सेट कर सकते हो कि भाई गोल्ड की कीमत जो है मान लो 1000 रुपए हो जाएगी, लेट्स सपोज, लेकिन इसको मैक्सिमम सेट नहीं कर सकते क्योंकि इसको बना नहीं सकते, दिस इज कंप्लीटली आपका इलास्टिक। अगर कुछ ऐसी चीजें जो रिजिड होती हैं, जो पूर्णतः बेलोचदार होती हैं, जिनकी कीमत नहीं बढ़ाई जा सकती, जैसे सरकारी चीजें होती हैं मेजरली उनको कंप्लीटली रिजिड है, ठीक है। इसको एक बार नोट करो फिर और बताओ समझ में आया नहीं, फिर मैं से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता हूं, ठीक है। तो एक बार में सारे सवाल जवाब दो, 6 सवाल जवाब दो एक बार में, ठीक है। जो कहते हैं सर क्लास के बाद सवाल कराया करो, बताऊंगा नाम लिखूंगा मैं, जैसे बच्चे ने गलत जवाब दिया, गौरव थैंक यू भाई, सर थैंक यू भाई, सारे सवाल का जवाब एक बार में दो, सी बी ए बी सी ए, सी बी ए बी सी ए, सी बी ए बी सी, अच्छा ए बी सी ए, अच्छा गलत है, गलत है टिप्पू, बहुत मारूंगा, गलत टिप्पू गलत है, सी बी ओ बी सी बी। देखो बड़ा बहुत ध्यान से सुनना, सारे सवाल बहुत ध्यान से सुनना, सारे बच्चे। एक नया कलर बनाता हूं जिससे कि आपको पता चले कि किसकी बात कर रहे हैं, कलर बहुत हैवी बना देता हूं, हां कौन सा बनाऊं यार, देखिए नहीं ये दिखेगा, नहीं जाएगा, देख भाई, ठीक है। अगर मांग चलेगा, डिमांड जो क्रिएट की जाती है, उपभोक्ता मांग बढ़ाते हैं हमेशा, बेटा विक्रेता मांग नहीं बढ़ाते, मांग कौन करता है, मांग कौन करता है, मान के चलो अगर मेरा जो कल को कोर्स लेट हुआ है, मतलब मेरा कोर्स कल को लेट आएगा, ऐसा तो आपको क्या कहता है कि 18 को कोर्स है तो लेट आएगा, तो डिमांड कौन करेगा कोर्स की,
आप लोग कौन सा आप उपभोक्ता हैं, आप कंज्यूमर हो, पहले का आंसर कंज्यूमर होगा। जितने भी बच्चे को बीते बेटा कौन मालूम कौन आपूर्ति जनित किससे है? सेकंड क्वेश्चन, आपूर्ति किसके द्वारा करी जाती है? इसलिए प्रोड्यूसर बनाता है, आपूर्ति प्रोड्यूसर ये भी हो जाएगा। ईडी मांग लोच में पूर्णतः बेलोचदार, अगर स्थिति जीरो पर पहुंच जाए तो वो पूर्णतः बेलोचदार हो जाएगी, वो पूर्णतः बेलोचदार, कंप्लीटली रिजेक्ट अगर स्थिति जीरो पहुंच जाए। कीमत बढ़ने पर आपूर्ति बढ़ जाती है, सप्लाई बढ़ती है, कीमत बढ़ती है, ये तो है भाई, टीडी लेवल का सवाल है, ये बिल्कुल सवाल है, ये लागू होता है। कौन मांग वक्र में अन्य कारकों का हिस्सा नहीं है? एक बात बताना मुझे बेटा, पूरक वस्तु, सप्लीमेंट वस्तु, भोक्ता की आय, ये सब तो भैया जब मैंने आपको मांग के अलग फीचर्स दिखाया, मूल्य का अलग ही है सिस्टम। हेलो, समझते नहीं हो? पांचवां सवाल, लास्ट सवाल, पूर्णतः लोचदार स्थिति कब पैदा होती है? सर जब मूल्य परिवर्तन जीरो हो जाए, ठीक है, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है ईडी फॉर्मूला, इसमें पूर्णतः लोचदार डिमांड सप्लाई है, ईएस लगा लो, या मान लो ईएस लेते हैं, तो ईएस के स्थिति में कैसे क्रिएट करेंगे? परसेंट चेंज इन सप्लाई, और इसमें परसेंट चेंज सप्लाई कुछ भी हो, लेकिन अगर परसेंट चेंज प्राइस अगर जीरो हो जाएगा तो 1/0 या कुछ भी अपॉन जीरो, देखो n वेरिएबल अपॉन जीरो अगर करेंगे तो ये आएगा इनफिनिटी, तो इन दैट केस मूल्य जीरो हो। कौन है समझता था? ये 1.3 कौन बता रहा है? बेटा बेटा 1.3 तो होता ही नहीं है, तो लोचदार स्थिति है, 1.3 जो स्थिति है ये तो लोचदार स्थिति है, हैं? हल करते हो? ऐसा मत करो भैया, ऐसा मत करो, मान जाओ, ठीक है, ऐसा मत करो। चलो तो आपकी ये सारा का सारा जो डिमांड सप्लाई का चैप्टर है ये भी आपका कंप्लीट हो जाता है। अब अगला चैप्टर आपका कौन सा बचता है वो दिखाओ, ठीक है? आपका सिलेबस में क्रम जा रहा है, बहुत सारा आपका इकोनॉमिक्स का ये मान लो, आप इकोनॉमिक्स में आपका 60% सिलेबस हो चुका है, 20% जो सिलेबस है वो इन दो